हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, इसमें आज हम पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की ही न सोचें, कुछ ऐसे चीज़ों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर हैं। सेकंड है, अधिकार ये अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। थर्ड है, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित नहीं करना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है एक, दो और तीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, एक और दो। व्याख्या देख लेते हैं। अधिकार हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखकर आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया दी जा सकती है, जिससे कि वे भी बेहतर जीवन जी सकें। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, वृक्षों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना आदि। इसलिए कथन एक सही है। अगर मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए तो मुझे दूसरों को भी यह अधिकार देना होगा। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहता तो मुझे भी दूसरों की पसंद में दखलंदाजी से बचना होगा। इसलिए कथन दो भी सही है। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना चाहिए होता है। मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूं और उसे इंटरनेट पर डाल दूं तो यह उसकी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसलिए टकराव की स्थिति से में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। इसलिए कथन तीन सही नहीं है। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है, स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाते हों। कारण है, क्योंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण है आर ए का सही, और बी है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सही आंसर ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऐसे कार्य जो दूसरों पर असर डालते हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनकी गतिविधियों से दूसरों को नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य का कर्तव्य बनता है कि वे लोगों को होने वाले नुकसान से बचाए। अतः ऐसे मामलों में राज्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंशिक प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में निम्न में से कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट है सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, सेकंड है भारतीय खाद्य निगम और थर्ड है अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। कूट है, ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, एक, दो और तीन। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित निकाय आते हैं: भारत की सरकार व संसद, सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार, अन्य प्राधिकारी। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में अन्य प्राधिकारी शब्दावली का पर्याप्त विस्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है? फर्स्ट है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधायी विधियां, सेकंड है राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी विधियां, थर्ड है प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना, फोर्थ है विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का प्रभाव रखने वाले परंपरा या प्रथा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, एक, दो, तीन और चार। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में यह न्यायिक समीक्षा का समर्थन करता है।
अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। ऑप्शन ए है स्थायी विधियां, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। ऑप्शन बी है अस्थायी विधियां, जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। ऑप्शन सी है प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन, जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। और ऑप्शन डी है विधि के गैर विधायी स्रोतों, जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। इस प्रकार न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को भी न्यायालय में मूल अधिकार के हनन पर चुनौती दी जा सकती है और अवैध घोषित किया जा सकता है। इसलिए कथन 1, 2, 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं, अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं। सेकंड है अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल 2। व्याख्या देख लेते हैं। कुछ मामलों को छोड़कर ज्यादातर मूल अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ अधिकार व्यक्तिगत गतिविधियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं, जैसे अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां अमान्य होंगी। यह न्यायिक समीक्षा योग्य है और स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा को मुहैया कराता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस शक्ति के माध्यम से किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ मूल अधिकार है और दूसरी तरफ अनुच्छेद है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। तो इसका सही आंसर मतलब जिस तरह से दिए हुए हैं यही सही आंसर है, 1, 2 और 3 और 4। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकार की न्यायोचित न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त प्रकृति इसे अधिक मौलिकता प्रदान करती है। सभी 6 मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करते हैं और सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है विधि के समक्ष क्षमता तथा विधि के समान संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है अनुच्छेद 14 किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी भेदभाव का निषेध करता है, क्योंकि यह विधि के समक्ष क्षमता के समतासी तथा विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। सेकंड है विधि के समक्ष क्षमता एक सकारात्मक संदर्भ है, जबकि विधियों के समान संरक्षण एक नकारात्मक संदर्भ है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ना तो 1 ना ही 2। अनुच्छेद 14 समानता की 2 अवधारणाओं से संबंधित है, जो इस प्रकार है। विधि के समक्ष क्षमता किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, साधारण विधि ऑर्डिनरी लॉ या साधारण विधि न्यायालय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। मूल अधिकार कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, इस प्रकार यह एक नकारात्मक संदर्भ है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। और विधियों के समान संरक्षण देख लेते हैं अब। समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है और बिना भेदभाव के समान व्यवहार होना चाहिए, इस प्रकार यह एक सकारात्मक संदर्भ है। ओंकारा लाल बजाज बनाम भारतीय संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि असमानताओं के साथ समान व्यवहार भी असमानता है, जबकि इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ मामले में की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि समान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। अनुच्छेद 361 जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को शक्तियां प्रदान करता है कि अनुच्छेद 14 का अपवाद भी है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है किसी के साथ इसलिए अलग बर्ताव करना कि उसका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है, असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करना चाहिए। सेकंड, समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। थर्ड है समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब यह नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन कर दिया जाए।
फोर्थ है समानता का मतलब है कि व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाए और उसे जो भी अवसर प्राप्त हो वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछा गया है। ऑप्शन है ए है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल 2 गलत है, बाकी सब सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं क्यों गलत है। उपयुक्त में से कथन 1 और 3, 4 सत्य हैं। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है, क्योंकि समाज में सभी कार्य एक ही प्रकार के लोगों द्वारा नहीं किए जा सकते। समाज में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं और उनका महत्व भी अलग अलग होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्षमता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? फर्स्ट है भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, सेकंड है विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, थर्ड है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, और फोर्थ है भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी केवल 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारत का नागरिक हो अथवा विदेशी, सभी पर समान रूप से लागू होता है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? फर्स्ट है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। सेकंड है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। थर्ड है अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। फोर्थ है अस्पृश्यता का अंत। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 1 और 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, केवल 1, 2 और 4। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उद्धृत है। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, और अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, और आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, और 18 है उपाधियों का अंत। इस प्रकार 1, 2 और 4 समता के अधिकार से संबंधित है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 29 से 30 से संबंधित है। तो कथन 1, 2 और जो 4 है वो समता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? फर्स्ट है समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और सिक्स्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और सेवेंथ है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन ए है केवल 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी है केवल 1, 2, 4 और 7, ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 4, 5 और 6, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। संविधान लागू होने के समय उपयुक्त सभी अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। सेकंड है संसद मूल अधिकारों को लागू करने वाली रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार किसी अन्य न्यायालयों तक कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों। अनुच्छेद
139 के तहत संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषय पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, किंतु अभी तक संसद ने इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए कथन एक सही है। वहीं अनुच्छेद 32 का सब क्लोज 3 के अनुसार अनुच्छेद 32 सब क्लोज 1 और 32 सब क्लोज 2 में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि संसद चाहे तो अनुच्छेद 32 के सब क्लोज 2 में दी गई शक्तियों को रिट जारी करने की शक्ति में से किन्हीं या सभी का विस्तार किसी अन्य न्यायालय तक कर सकती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान होते हैं। सेकंड है, प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के विरुद्ध निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का प्रावधान करता है। इस आलोक में दिए गए दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। सेकंड है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं में उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल एक। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है और विधि के अंतर्गत इस कृत्य को दंडनीय अपराध मानता है। अस्पृश्यता शब्द को न ही संविधान में और न ही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में परिभाषित किया गया है, परंतु ऐतिहासिक तौर पर यह कुछ वर्गों के लोगों का कुछ जातियों में जन्म के आधार पर सामाजिक असंगतता को संदर्भित करता है। किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिए जाने पर उसे संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। यह अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है: किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या वहां पूजा करने से रोकना, परंपरागत धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना, सार्वजनिक हित के लिए स्थापित अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में प्रवेश से रोकना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना और किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध के रूप में नहीं मानता, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट है, द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग था उससे संबंधित है ये क्वेश्चन। फर्स्ट है, 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। सेकंड है, इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया। थर्ड है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित हुआ। इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय देने का जिम्मा दिया गया। 1980 में इस आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी 1980 में। 1993 में
इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन हुआ। आरक्षण के संबंध में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से सरकार के फैसले को वैध घोषित किया। साथ ही न्यायालय ने पिछड़े वर्ग में अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोगों को इस आरक्षण का लाभ न देने का भी निर्णय दिया। वह सरकार को इसे सुनिश्चित करने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। सेकंड है, दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक या मूल अधिकार नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है नागरिकता का अधिकार और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन सी सही है, नागरिकता का अधिकार। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत 6 मूल अधिकार हैं। फर्स्ट है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और 28। फिफ्थ है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। और सिक्स्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मूल संविधान में 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में भी था, जिसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। नागरिकता का विस्तृत विवरण भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। यह मूल अधिकार नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ऑप्शन ए समानता के अधिकार से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता से और ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, धर्म की स्वतंत्रता से। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार तथा अनुच्छेद 29 से 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों का वर्णन है। ध्यातव्य कि अपसंपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार है, इसलिए विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है, भारत के किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए PN भगवती, ऑप्शन बी है HL दत्तू, ऑप्शन सी जस्टिस खेयर और ऑप्शन डी है दीपक मिश्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है PN भगवती। भारत में न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। यह एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। इस प्रणाली ने भारत में पूर्व प्रचलित लोकस स्टैंडी केवल भारतीय प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के अधिकार हेतु अपील कर सकता है को बदल दिया। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 6। संविधान के भाग 3 जिसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। इस प्रकार वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। तो यहाँ पे हमारा रिवीजन पूरा होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।